हेलो बच्चों, एजुकेशन मंडली में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं। हालांकि मेरा एक नया चैनल है एपीडी क्लासेस से, आप वहां पे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और उसी पे आपको एपीडी क्लासेस पे क्या होगा, आपको मिलेगा चैनल आपका, उसी पर आप सर्च कीजिए एपीडी क्लासेस, आपका पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा क्लास 9 के लिए हिस्ट्री है, चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। और ये हिंदी माध्यम के लिए है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, तरीका से समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ओके दोस्तों, चलिए। चैप्टर है मेरे पास, देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमारे पास अध्याय 1 में हम चलिए यहाँ से। पहली पॉइंट ये हम लोग पढ़ेंगे कि देखिएगा, सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति में है कि अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति क्या है, ठीक है ना। कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं का श्रृंखला और उच्च वर्ग उच्च वर्ग को ने इसको का झकझोर दिया था। मध्यम वर्ग जो द्वारा जो शुरू की जो घटनाएं जो थी ना, जो श्रृंखला से जो उच्च वर्ग के लोगों ने क्या किया था, इसका मतलब का झकझोर दिया था, ठीक है ना। किस कारण से सबसे पहले जो क्रांति स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1789 में हुआ था। लोगों ने राजशाही और क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। क्रूर शासन का मतलब क्या होता है? राजशाही के क्रूर। जो राजा जो थे, राजा ना, तो राजा जो थे, राजा वो क्या किए थे, जैसे मतलब कि जो पुलिस सामने बढ़ जाए थोड़ा सा, जो राजा थे इधर सामने बढ़ जाए, थोड़ा पीछे बढ़े, पीछे, ठीक है। चलिए आराम से बढ़िए। अब आप लोग कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग को, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से बैठ जाओ, आराम से, ठीक है। तो लोगों ने राजाशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। क्रूर शासन मतलब जो राजा थे उस समय ना, 1789 की कहानी, उसमें जो राजा थे वो राजा क्या था कि मतलब कि जो अपने शासन में जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। अच्छा व्यवहार ना करने की वजह से क्या हुआ था कि मतलब वो शासन के खिलाफ लोगों का विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के विचारों को सामने रखा। इस शासन किसको सामने रखा गया था? स्वतंत्रता, बंधुता और समानता को सामने रखा। लोगों ने बोला कि भाई हम इस तरह रहेंगे, तो हम मतलब इस तरह में रहना चाहते अपने देश में, ठीक है ना। तब जाकर हुआ कि मतलब कि उसके बाद क्रांति, उसके बाद क्या हुआ? क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बस्तिला के किले, कहाँ पे? बस्तिला के किले से हुई थी। कहाँ? बस्तिला के किले से क्या हुआ, मतलब क्रांति की शुरुआत हुआ। तो पहली पॉइंट याद है कि बस्तिला क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 14 जुलाई 1789 को बस्तिला किले से स्टार्ट हुआ क्रांति। और बस्तिला किले ने सभी नफरत करते थे, क्योंकि देखो क्या होता था, बस्तिला किले क्या था? बस्तिला किले लोगों का मानना था कि वहां पे क्या होता है कि मतलब कि हथियार, गैर अपराधियों को रखा जाता है बस्तिला किले में। तो लोगों ने कहा कि उसके खिलाफ लोगों के अंदर क्या था? नफरत थी। समझ में आ रहा है? और क्योंकि बस्तिला किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, और लोगों को मानना था कि जो बस्तिला किला था, इस सरकार की जितना सामान वहां पर बस्तिला किला में रखा जाता है, और ये ठीक नहीं, इसलिए इसको कहा कि इसको मतलब कि इसको तोड़ दिया जाए। तो लोगों ने कहा कि उसी विद्रोह में 14 बस्तिला किले पर आक्रमण किया और उसको कहा पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया। 14 जुलाई 1789 के क्रुद्ध भीड़ ने, बहुत सारे भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बस्तिला किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। मतलब कि जो बस्तिला का जो किला था उसको एक तबड़ाक मारूंगा, दिमाग सोजा हो जाएगा, काम करे नहीं कि कुछ काम करें, देख रहे उसको, तो तोड़ दिया। और राजनीतिक कैदियों को क्या करे, वहां पर जितने भी राजनीतिक कैदी सबको क्या बाहर निकाल दिएगा वहां से। लोगों ने किया भाई इसको हटाओ इसको। तो सबसे पहले बस्तिला किला कब तोड़ा गया था? 14 जुलाई 1789 को तोड़ा गया था, ठीक है ना। लोगों को इससे नफरत क्यों थी? क्योंकि जो राजा को जो निरंकुश शक्तियां थी इसी में थी। समझ में आ रही है ना। अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था, आगे बढ़ता है। इसका कारण क्या था? तो इसके कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के कारण कि समाज का वर्गों में बांटा होना। समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ था। कोई सरकार को टैक्स दे रहा था, कोई समाज सरकार को टैक्स नहीं दे रहा था। ऊंच नीच की भावनाएं चल रही थी, सामाजिक विभेद भी थी, मध्यम वर्ग का उदय नहीं हो पा रहा था, अपने आप में फंसा रह जाता था। उच्च वर्ग के लोग आगे बढ़ जाते थे, मध्यम वर्ग नीचे दबा। इसी के चलते का सामाजिक कारण के चलते का हुआ था। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति का सबसे पहले सामाजिक कारण था। क्या था? सामाजिक कारण। दूसरा क्या था? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिकरण में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? अयोग्य शासक।
मतलब जो राजा जो था, जिस राजा को उन्होंने चुनाव करके लाया था, वो राजा उस समय ठीक नहीं था, वो का राजा था जो राज्य में अपने कानून नियम को ढंग से लागू नहीं कर पाता था, विशेष अधिकार नहीं मिलता था, हर को मतलब देख देकर विशेष अधिकार देना लोगों को, इसका अधिकार ये, इसका अधिकार पूरा, मतलब खुली मत अधिकार नहीं देना। राजा क्या था, शासन था। इसीलिए राजनीतिक कारण भी थे इसको क्या करने के लिए, मतलब इसकी क्रांति का। तत्कालीन कारण क्या था, लुई 16 एक नया कर लगाने का प्रस्ताव किया। लुई 16 एक व्यक्ति था, तत्कालीन कारण यही था। लुई 16 क्या था, एक रघुवंश का सम्राट था। इनकी कहानी बहुत बढ़िया, पढ़ेंगे आगे, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। आर्थिक कारण, इसका एक और आर्थिक कारण भी था, लगभग 12 अरब लिवरे का था कर्जा था, किसके, फ्रांस पे कब्जे थे का था, कर्जा था। खाली राजकोष पूरा खाली था, जीवन संकट में था, कर व्यवस्था लागू कर ये लोग लोगों को मार रहे थे। देश को तो क्या करना है, मतलब जब क्रांति होती है तो हर देश की स्थिति क्या होती है, खराब हो जाती है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देखते चलिएगा सुरक्षा एवं विचारकों का प्रभाव क्या था। रूसो, मिराबियो, ये सुरक्षा, रूसो, मिराबियो और आबेसिया, ये क्या थे बेटा, सुरक्षा क्या था, रूसो, मिराबियो और आबेसिया, सुरक्षा एवं विचारक का प्रभाव ये था कि ये लोग मतलब जो सुरक्षा अपने देश में कर रहे थे, तो इनके लिए मतलब कि जो सुरक्षा था देश में, ये क्या था, मतलब अलग अलग था। रूसो, मिराबियो और आबेसिया का अलग अलग प्रकार था देश पर, मतलब आर्मी के सेना का बच्चे अलग अलग था, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या क्या थे। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी के समाज 3 भाग में विभाजित किया गया था। एक था प्रथम स्टेट, एक था द्वितीय और एक था तृतीय। प्रथम स्टेट में कौन कौन आते हैं, जिसमें चर्च के पादरी आते हैं, चर्च के पादरी आते हैं। फ्रांसीसी समाज में, इसमें द्वितीय में कौन आता है, क्वीनबर्ग आते हैं। प्रथम में कौन आता है, पादरी, कौन आते हैं, द्वितीय में आपका कुलीन आते हैं, और तृतीय में आपका बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, सब तृतीय स्टेट में आता है। और ये लोग सरकार को क्या भरते थे, टैक्स देते, सरकार को टैक्स देते थे। इनके सबसे बड़ी क्या था, कमी यही थी कि वो सरकार को टैक्स देते थे, और ये जो समुदाय था सरकार को टैक्स नहीं देता था। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों का चर्च, बताओ, देखो यहाँ पे 60% जमीन पर कुलीनों का, कुलीन, चर्च और तृतीय स्टेट अमीरों का क्या था, अधिकार था 60% पर। 40% को लोग 40% को अदर रहते थे, 60% सिर्फ यही इन्हीं लोगों का कब्जा था। बताओ कैसे देश चलेगा, चल पाएगा। टाइट, सबसे टाइट, तृतीय स्टेट में चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर को टाइट बोलते हैं, और तृतीय स्टेट में सरकार द्वारा वसूले जाने वाले कर को क्या बोलते हैं, टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइल बोलते हैं, है ना। देखिए प्रथम स्टेट में, प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। जो पादरी, प्रथम 2 स्टेट पादरी और कुलीन, इनको जन्म जब होगा, जन्म से इसको अधिकार प्राप्त था। क्या अधिकार था, कि राज को दिए जाने वाले कर में छूट था उनको, टैक्स वाले बेटा उतना नहीं देते थे। ये कौन बेटा, 2 स्टेट और कुलीन वर्ग, सॉरी पादरी और कुलीन वर्ग क्या करते थे, मतलब ये क्या करते थे, मतलब जन्म से उनको अधिकार था कि लोग सरकार को टैक्स नहीं देंगे। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट पर वहन किए जाते थे। जो भी टैक्स लिया जाता था तृतीय स्टेट से लिया जाता था। और तृतीय स्टेट में कौन आते हैं, तृतीय स्टेट में कौन आते हैं, तृतीय स्टेट में आपका आते हैं, आपका ये आपका तृतीय स्टेट वाले, ये तृतीय स्टेट वाला दिख रहा है आपको, ये है तृतीय स्टेट के लोग आते हैं इसमें। समझ मार के नहीं आ रहा है, ये कारण होता था। अब आते आगे, अब देखो, अब आ गया मेरे पास तृतीय स्टेट में आपका खत्म हो गया वाला, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति का आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण को समझिए, उसका कारण क्या था। देखिएगा, सबसे पहले निर्वाह में संकट, जो मतलब वो लोग खाना पीना रहने का, जो ये जीविका चलाने में संकट था उन लोगों को, बहुत ज़्यादा था संकट था। फ्रांसीसी जनसंख्या, फ्रांसीसी की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ से बढ़कर 1798 से 2.8 करोड़ हो गई थी। 8 करोड़ कितना बढ़ गई थी। अनाज उत्पाद की तुलना उसकी मांग काफी तेज बढ़ी। अनाज के उत्पाद जब हो रहा था उसमें मांग उनका ज्यादा हो गया। खपत होगा तो उत्पाद भी तो चाहिए। अधिकांश लोगों को मुख्य खाद्य पाव रोटी कीमतें में तेजी में वृद्धि हुआ, पाव रोटी ज्यादा बनता है
और पाव रोटी में क्या होगा कि मतलब कि पाव रोटी में क्या होगा कि मतलब कि वृद्धि, उसके मतलब दामों में क्या होगा, वृद्धि आ गई। एक भाई क्या होगा, वृद्धि आ गया। लोग कहाँ जाएंगे, एगो तो इनकम कम है वहाँ की, जीविका का संकट में है, आर्थिक जीडीपी खराब है, उसके बाद पाव रोटी की कीमतें जो लोग खाते हैं उसमें क्या तेजी आ गई। तेजी आ जाने की वजह से अधिकतर कामगार, देखिएगा ध्यान से, अधिकतर जितना भी कामगार थे, देखिए तेजी आ जाने की वजह से अधिकतर जो कामगार थे, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। भाई पैसा तो कहीं मिलेगा, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अमीर गरीब खाई छोड़ी होती, अमीर गरीब की जो खाई छोड़ी होती चली गई थी, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। आज स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे और अकाल और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, और स्थितियां जब से बदतर कब हो जाती, जब वहां सुखाड़ आ जाता, कभी कभी पता ओले बर्फ गिर जाते हैं, इससे रोजी रोटी पर संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजनीतिक तंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम था, और यही बेटा क्या था कि फ्रांस की सबसे बड़ी क्या था, कमियां थी। क्या थी? कमियां थी, जिसकी वजह से क्या होती थी, मतलब कि मत करना, जिसकी वजह से क्या होता था कि मतलब फ्रांस में आर्थिक स्थिति का खराब हो जाती थी। इनके खाद्यान्न में कमी या जीवन निर्वाह संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन के दौरान बार बार होने लगा। मतलब इनके खाद्यान्न में कमी आ गया। जब खाद्यान्न में कमी आएगी तो जीवन निर्वाह में, अरे भाई हम क्यों कब जिएंगे, जब हमको खाने पीने का मिले। अगर खाने पीने को नहीं मिलेगा तो हम जी पाएंगे, यहाँ पर नहीं जी पाएंगे। तो जीने के लिए क्या चाहिए? खाद्यान्न चाहिए। खाद्यान्न कहाँ से आएगा? उसके लिए हमको कृषि करना पड़ेगा। कृषि करेंगे कब? जब अकाल उकाल ना पड़े। कृषि भी किया और अकाल आ गई, ओले गिर गए, तूफान आ गया, सब तो बर्बाद हो गई। तो सबसे बड़ी कारण था आर्थिक संकट का ही होता है। आइए नेक्स्ट में आते हैं। देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मध्यम वर्ग जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक। बोल मध्यम वर्ग कौन कहता है? बोल वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे। ने जन्म आधारित विशेष अधिकार पर प्रश्न उठाने का शुरू कर दिया, और जन्म के आधार पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? जन्म के आधार पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। अब आता मध्यम वर्ग। कौन आता है? मध्यम वर्ग आता है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हो गया जिसमें क्या बोलते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग का अर्थ क्या हुआ था इसमें? कि उभरते मध्यम वर्ग विशेष अधिकार का अंत की कल्पना। जो मध्य वर्ग मतलब कि उभर रहे थे उसका अंत भी कहता हो गया था। इससे कल्पना हमको मिलता है। जिसने ऊनी तथा रेशमी वस्तु के उत्पाद पर बल पर संबंधित, इन्होंने मध्य वर्ग ने क्या किया था कि ऊनी और रेशमी वस्तु उत्पाद पर कार्य बल दिया था। मध्यम वर्ग ने बेटा बल दिया था इसके उत्पाद के लिए। सभी पढ़े लिखे, जितने ही मतलब कि पढ़े लिखे होते थे, इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। लोग बोलते थे भाई तू तृतीय स्टेट से कर्जा ले रहा है, तृतीय स्टेट से सब कुछ ले रहा है, और मेरे से और ये जो उच्च वर्ग के जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त है, बड़े बड़े कम्युनिटी पर इसका हक है, हमारा कोई हक ही नहीं है। तो इन लोगों ने जो वहां पे जो पढ़े लिखे लोग थे बोले कि यार ये तो मध्य वर्ग के लोग थे भाई, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा किया कि मतलब जन्म से जो विशेष अधिकार था, बोला कि ये नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होगा? क्रांति। अब आते बेटा लुई सोलह की कहानी। लुई 1774 में लुई 16 राजगद्दी पर आसीन हुआ बैठा, और वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। किस राजा से? बुर्बो राजवंश का राजा था। वह उसका विवाह सीरिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। किससे हुआ था? मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राजरोहन के समय उसका राजकोष खाली था। इसके कारण निम्नलिखित कारण थे। जब राजरोहन हुआ, जब मतलब जब गद्दी पर जब बैठा आसीन हुआ, जब अपने राजकोष को देखा तो इसके निम्नलिखित के पूरा राजकोष का था खाली था। कुछ था ही नहीं कि कुछ देश के लिए कुछ ये करे। बात तो सही है, देश के लिए कुछ करने के लिए। लंबे युद्ध के कारण क्या हुआ था कि सभी वित्तीय संसाधन नष्ट हो गया था। पूर्ववर्ती राजाओं का शानो शौकत, फिजूल खर्च सब खराब हो गया था, खत्म हो गया था।
अमेरिकी संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष से ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी सहायता करना पड़ा, और अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका ने सहायता किया था। किसको? फ्रांस को। और जो संख्या के बढ़ने पर जीविका संकट और बढ़ती जा रही थी, ये तो कारण था देश का, फ्रांस के कारण था भाई। धीरे 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 अब लुईस 16 ने सब देखा, बोला कि यार ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी यार, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम करें तो करें क्या, है ना। देश के प्रति ये चल रहा था। बाद में कहोगे क्रांति का शुरुआत जब होता है तो देखिएगा, क्रांति की शुरुआत देखिएगा। फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16 ने 15 मई 1789 को नए करों को प्रस्ताव अनुमोदित के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। 1789 में बहुत पूछते, स्टेट जनरल की बैठक को बुलाई गई थी, 1789 में बुलाया गया था। ये किसके स्टेट जनरल की बैठक किस लिए बुलाया गया था? ताकि कर लगाया जाए लोगों को, क्या लगाया जाए? कर लगाया जाए कि टैक्स सरकार को कितना देगा। किसानों, औरतों, कारीगरों सभा में प्रवेश वर्जित था। किसानों, औरतों, कारीगरों को सभा में बुलाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी लगभग 40,000 पात्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगे की सूची बनाई गई। उसके प्रतिनिधि का अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन 40,000 मतलब पात्र जो थे लिखा, 40,000 पात्रों में शिकायत लिखा गया था, पात्रों को डाला गया। 40,000 पात्रों को जब डाला गया था तो उसमें शिकायत कुछ लिखा गया था देश के प्रति, अपने देश में क्या चल रहा है, किसानों से मतलब शिकायत लिखा था। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, और स्टेट जनरल ने कहा, एक नियम लगा दिया कि प्रत्येक मतलब वर्ग को एक मत देने का अधिकार है, और वो वर्ग क्या करेगा? टैक्स देगा हमारे देश में। कौन बोला? स्टेट जनरल बोला। बैठक कौन बुलाया था? लुईस 16। कब बुलाया था? 1789 में। स्टेट जनरल का मेन मकसद क्या था? कर को लगाना, कर को लगाना। जिस वक्त नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरी फ्रांस आंदोलन हो रहा था। जिस वक्त नेशनल संविधान बन रहा था ना, उसे पूरी फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी, पाव रोटी कीमतें आसमान छू रही थी। लोग खाएगा क्या? भूखे रहेगा? कुछ तो खाना चाहिए। क्रांति से स्थिति खराब हो गई थी। बेकरी मालिक की स्थिति का फायदा उठाते जमाखोरी में लगे हुए था। बेकरी मालिक इसका बहुत फायदा उठा रहा था। बेकरी की दुकान के ऊपर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों भीड़ की दुकान पर धावा बोल दिया। और बेकरी की दुकान पर लोग जाता था, घंटे लाइन में लोग लगा रहा, फिर भी कुछ नहीं मिलता था। तो लास्ट में महिलाओं ने इस प्रकार बोल दिया, धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ करने लगी। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। भीड़ ने 14 जुलाई को बस्तिल्ला पर धावा बोलकर उसे नस्ता नाबूद कर दिया। हाँ, हो गया तुम लोग का? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग कर लेना, ठीक है। चलिए, आप पूरा कंप्लीट कर, राइटिंग पूरा कंप्लीट कर लें। राइटिंग 2 पेज हैं, वो है ना ट्रांसलेशन वाले, उसे तो लें। देहाती इलाके में क्या हुआ था? देहाती इलाके में क्या होता था? देहाती इलाके में गांव में अफवाह फैल गई कि जागीर के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरे बुलाया है और पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े। कई जिले में डर के क्रांति होकर किसानों को कुदाल से ग्रामीण किलो पर आक्रमण कर दिया। ग्रामीण किलो पर आक्रमण कर दिया किसानों ने। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन ने बड़ी संख्या में अपनी मतलब कि जमीनें छोड़कर भाग गए। बहुत ने पड़ोसी देश जाकर शरण ले ली। बहुत सारे लोग पड़ोसी देश से भाग गया, बहुत सारे लोग कहीं और जगह भाग गया। कुलीन तो देश छोड़ दिए थे पूरा। तो ये था फ्रांस की क्रांति, समझ में? फ्रांस की क्रांति था। अब बातें पढ़ते फ्रांस की राजनीतिक फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र क्या था, पूरा क्लियर हो रहा है। 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई में एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे। कहाँ टेनिस कोर्ट एकत्रित हुए थे? और अपने शासक और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया।
कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों को अनुमान करके लुई सोलवा ने नेशनल असेंबली का मान्यता दे दी। और लुई सोलवा ने कहा कि अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति को अनुमान लगाकर नेशनल असेंबली को मान्यता कर दिया कि जो ये कहेगा वही हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। 4 अगस्त 1789 को रात में असेंबली ने करो कर्तव्य से बंधे वाली संबंध व्यवस्था पर अनुमोदन का आदेश पारित कर दिया। 4 अगस्त 1789 को कर लगा दिए पूरे फ्रांस में। 1791 फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। और 1791 में मतलब कि 1791 फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नींव पड़ने के बाद क्या हुआ कि मतलब कि नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था, जब नींव पड़ी तो उसमें असेंबली जो बन गया, मतलब संविधान बनकर जब रेडी हो गया, इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्ति को सीमित करना, कि सम्राट कोई हो, इसकी शक्ति इतना ही है, इससे शक्ति नहीं है। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकरण होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया जाएगा। हर शक्ति का होगा अलग अलग होगा। एक व्यक्ति का हाथ सम्राट के सब फ्रांस की पूरी शक्ति नहीं रहेगी। शक्ति को 3 भाग में बांट दिया। क्या था? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 3 भागों में शक्ति को बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका। सन 1791 के संविधान को कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। बोले कि भाई तो क्या करो, कानून को बना दो, कानून क्या करो, बना दो। अब नए कानून के अनुसार क्या होगा देखते हैं। जब बन गया कानून तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से। जब बन गया तो मतदाता का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को मिला। मतलब उसने ये बनाया कि सिर्फ वही व्यक्ति वोट कर सकता जो व्यक्ति मतलब पैसा में अच्छा हो, पैसा में क्या हो, अच्छा हो। सिर्फ पुरुष जाति वोट करेगा, जिसकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष का थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं को, अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया है, महिलाओं को का निष्क्रिय नागरिक कहा गया था। राजा के शक्तियों का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में अलग अलग कर दिया गया था। इतना संविधान बना था, इसमें नए संविधान को सारी ये चीज हुआ था कि सबसे पहले क्या था, मतदाता केवल सक्रिय नागरिक ही को वोट देगा। कौन देगा वोट? पुरुष देगा, जिसकी उम्र कितना साल होगी, सिर्फ 25 साल होगी, जो कम से कम 3 दिन का मजदूरी चुकाता हो। और महिलाएं बस निष्क्रिय नागरिक कहलाएगी इस देश की। ठीक है ना। अब आते हैं नैतिक प्रतीकों के मायने क्या क्या थे। 18वीं सदी के ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग करते थे लोग। टूटी हुई जंजीर, इसका मतलब होता है दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग किया जाता था, है ना। टूटी हथकड़ी इनकी आज़ादी का प्रतीक है। टूटी हुई जंजीर मतलब दासों को बांधने के लिए, और टूटी हुई जंजीर हथकड़ी आज़ादी का प्रतीक। छड़ों का गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जाता है, लेकिन पूरे गट्ठे को एक मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब एकता का प्रतीक लाया गया। टूटी हुई जंजीर का प्रतीक हो गया, छड़ों का गट्ठर का प्रतीक हो गया। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरने आंखें, यदि इसका मतलब था कि सर्वजनी आंख ज्ञान का प्रतीक है, और सूरज किरणें के अज्ञानी रूप से अंधेरे की मिटा देती है। यानी मतलब कि रोशनी का मतलब होता है कि आंख क्या है, ज्ञान का प्रतीक है, और सूरज जो होता है मतलब कि पूरे रोशनी का करते मिटा देती है। क्या करती है? अज्ञान की रोशनी को क्या मिटा देती है। 3 पॉइंट याद रखिएगा। जो 3, एक का टूटी हुई जंजीर, वहां का क्या है, राजनीतिक शक्तियों का प्रतीक है। छड़ों का गट्ठर, त्रिभुज के अंदर रोशनी का बिखरना, एक होता राजदंड। का होता राजदंड? राजदंड का मतलब होता है शाही सत्ता का प्रतीक। क्या होता है? शाही सत्ता का प्रतीक। शाही सत्ता का प्रतीक, सत्ता का सही का प्रतीक हो, सत्ता का प्रतीक होना। और अपना मुंह के लिए सांप, इसका एक और था, अपना मुंह के लिए सांप, समानता का प्रतीक। अनूठी का कोई छोर नहीं, मतलब समानता का प्रतीक कोई बताता है, अपनी पूछ मुंह के लिए सांप। ठीक है ना, ये भी हो गया। आतंक का राज क्या? आतंक राज के बारे में, आतंक का राज ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगा कुछ समय में। आतंक राज क्या था, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, सन 1793 से 74 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। एकदम इंपोर्टेंट पॉइंट, आतंक का युग कब से कहा जाता है? 1793 से 1774 को आतंक का युग कहा जाता है। इसमें रेबोस्फीयर के नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रेबोस्फीयर था, उसमें कौन था? रेबोस्फीयर नियंत्रण एवं दंड की सख्त अपनाई थी। इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे
जैसे क्वीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों को सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और यदि वही दोषी पाते तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया, सिर काट दिया जाएगा। ये कहा था, नियम लगा दिया गया था। किसानों ने अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत बेचने के लिए बाध्य किया। सरकारों ने बोला कि अपने अनाज को शहर में जाकर आप जिस कीमत हम लगे उस कीमत पर जाकर बेच सकते हो। रोबेस्पियर ने अपनी नीति में इतनी सख्ती को लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। इतना खतरनाक नियम लगा दिया था। अतः अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। किसको? रोबेस्पियर को। और गिरफ्तार करके उन्हें भी कहा कि तो गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकने वाला मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसका आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। बेटा गिलोटिन समझ में? गिलोटिन क्या है? और कोई गलती करेगा तो उसके मतलब कि उस पर चढ़ा दो, गर्दन रखो और गर्दन से रखो, ऊपर से मशीन आएगा, छोप दे, गर्दन अलग कर देगा। कितना खतरनाक है, रूह कांप जाती होगी देखकर, है? गर्दन अलग, शरीर अलग, गिलोटिन बना था। और जो बनाया था उसका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। आते हैं डायरेक्टरी शासन फ्रांस। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया था। उन्हें 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस के शासन को देखती थी, लेकिन अक्सर संविधान परिषद के उनके हितों पर टकराव होता रहता था। मतलब जो संविधान बनता, संविधान के चलते मतलब इन दोनों में क्या होता, टकराव बराबर होता रहता था। समझ में आ रहा है ना? इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट उठाया। कौन उठाया? उसने 1789 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया? डायरेक्टरी को खत्म कर दिया। और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। कौन बेटा? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। बहुत पेपर में आता है। नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में बन गया था। अब आता है नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन का था 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया, खुद को ही बना लिया था। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों के जीतने के लिए राजवंश को दूर करके और उन राजाओं को इमार करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा। उन्होंने यूरोप को आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी। अंततः वह 1815 में वाटरलू में पराजित हो गया। ठीक है, कहां पे? 1815 में वाटरलू में नेपोलियन का पराजित हुआ। क्या हुआ? पराजित हुआ। क्या आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या महिलाएं, आपसे नेपोलियन के बारे में याद रखना पॉइंट ये नेपोलियन के बारे में, ठीक है ना? क्या महिलाएं के लिए भी क्रांति हुई? क्या महिलाएं के लिए भी क्रांति हुई? आइए पता करते हैं। महिलाएं शुरू से फ्रांसीसी समाज के अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। ज्यादातर महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़े धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। इनका काम यही था, है ना? ज्यादातर महिलाएं पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे। कुछ वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। केवल कुलीन की लड़कियों अथवा धनी परिवार के लड़कियां के ही पास था। सिर्फ कुलीन की लड़कियां पढ़ती थी और धनी की लड़कियां ही पढ़ती थी। ये सब की लड़कियां नहीं पढ़ती थी। बताओ कितना खतरनाक है। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों को देखरेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। वैसे उनकी एक मांग थी कि जो वोट पुरुष देते वही वोट हम भी देंगे। उनकी एक मांग था कि हम भी क्या करेंगे, वोट देंगे। अब देखिएगा, महिलाओं के लिए जीवन सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम देखिएगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन को सुधारने वाले कुछ कानून लागू इस प्रकार किए। सरकारी विद्यालय की स्थापना के साथ सभी लड़कियों को स्कूल शिक्षा का अनिवार्य बना दिया है।
अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करेगा। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती है, कलाकार बन सकती है, छोटे छोटे बड़े व्यवसाय में भी काम कर सकती है। मताधिकार और समान वेतन के महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में समान कर दिया। सन 1946 से फ्रांस के महिलाओं को मताधिकार हासिल कर दिया गया और 1946 में महिलाओं को बड़ी किताबी वोट दे सकती है। दास प्रथा उन्मूलन। दास प्रथा में क्या था? दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुई। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह के अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे। वहाँ स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों में 3 महीने तक लंबी समुद्री यात्रा के लिए ले जाया जाता था और ढूंढ दिया जाता था। वहाँ उन्हें बंगाल मालिकों को बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। दासों को वो लोग कह देते थे पैसा, मतलब पैसा मिलता था उसे बेचने के बाद, है ना। वर्दो और नंते जैसे बंदरगाह, कौन बेटा? वर्दो और नदी जैसे बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पे समुद्री जहाज रुकती है। फलते फूलते दास परिवार के कारण ही वृद्धि बनाए गए थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा नींद नहीं थी, लेकिन सन 1794 के कन्वेंशन फ्रांसीसी उपनिवेशों को सभी देशी मुक्ति का कानून पारित किया गया था। यह कानून एक छोटी सी अवधि के लिए लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा शुरू कर दी, है ना। फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ था। इनकी मतलब दास प्रथा का उन्मूलन तक कितना दास प्रथा मध्य से बचे हुए, उनका उन्मूलन क्या 1848 में हुआ था। अब आते हैं 1789 के बाद के फ्रांस की पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन है। जब मतलब कि 1789 के बाद फ्रांसीसी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी उतारने का प्रयास किया और 1789 में सरकार ने ऐसा कानून बनाया, सबको समानता बना दिया, रोजगार के लिए समानता बना दिया, हर कोई व्यक्ति अब काम कर सकता है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, बना दिया। उसके बाद फ्रांस के शहरों में अखबारों पुस्तकों में छपी हुई तस्वीर में बाढ़ आ गई जहाँ से वे तेजों से गांव देहात जा पहुंचती थी। उसके अंदर फ्रांस की घटी परिघटनाओं पर परिवर्तन का ब्यौरा और उन टिप्पणी में होती थी, जिसमें मतलब कि और सारी बातें फ्रांस के बारे में होती थी और फ्रांस की कहानी होती है जिसे लोग जीवन यापन करते। आज फ्रांस सबसे आगे है। तो मेरे दोस्तों अगर पूरा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। ये पूरा आप नोट्स आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना।